हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपकी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, हम लोग 70 तक क्वेश्चन देख लिए थे। हम लोग 70 के बाद आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें। जो अभी तक इधर उधर भटक रहे हों तो उनको सही डायरेक्शन कम से कम मिल सके। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। देखिए, तबीयत थोड़ी सी सुधार तो होने लगी अब मेरी, तो हम फिर भी एक भी क्लास आपका मिक्स नहीं किए। भले ही कम क्लास आ रही थी लेकिन ज़रूर आ रही थी ना। तो आप लोग थोड़ा सा हमको देखकर थोड़ा डेडिकेट रहा करिए पढ़ने के लिए दोस्तों, है ना। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत इतना ज़्यादा करते हैं तो आप भी, मतलब हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है। तो आपका भी दायित्व बनता है दोस्तों ना, कि इस मेहनत का भरपूर लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है तो बता देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं। तो हमने आपको बताया था बहुत बार दोस्तों, ट्रिक्स भी बताया है। दूरदृष्टि दोष में 2 नंबर आ रहे हैं, इस वजह से 2 नंबर जब आ रहे हैं तो उत्तल अपने 3 के पास जाएगा, 3 नंबर के पास बढ़ेगा वो। अगर आपका निकट दृष्टि दोष होता, निकट दृष्टि दोष को अच्छा और क्या बोलते हैं पता है क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। और दूरदृष्टि दोष को हाइड्रोमायोपिया बोलते हैं। ये चीज़ भी याद रखेंगे, मायोपिया हाइड्रोमायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइड्रोमायोपिया दोस्तों दूर दृष्टि दोष, याद रखेंगे, है ना। जो निकट दृष्टि दोष है दोस्तों उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का यूज करते हैं मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? दोस्तों आपको पता है मरुस्थली के लिए दोस्तों ऊंट ही उपयुक्त होता है। ऊंट का जो पैर होता है गद्दीदार होता है, उसे ही रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें छात्र घर बैठे बैठे विषय वस्तु का अध्ययन कर लें, जैसे इंटरनेट की सुविधा से, पुस्तकों तथा टेलीविजन की आदि के माध्यम से, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? आप लोग दोस्तों स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना। हम लोग देखिए घर पे बैठे हैं, शिक्षक फ्री में आपको सेवा दे रहे हैं। तो यह क्या है? स्मार्ट स्टडी है। जैसे हम लोग सुबह जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं? स्मार्ट स्टडी करते हैं। बस इसी तरह दोस्तों, तो आप स्मार्ट स्टडी करते हैं। जैसे जो छात्र, जैसे आप देख रहे होंगे कोरोना काल में क्या हो रहा है। कोरोना काल में अब देख रहे हैं फिर से लॉकडाउन वगैरह लगना स्टार्ट हो गया है ना। बहुत सारे जो एग्जाम्स वगैरह टल गए थे और आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या होने वाली है फिर से। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट होया करिए, जैसे ही मौका मिले तैसे फोड़ दीजिए। यह पावर होना चाहिए हमारे अंदर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं घर बैठे बैठे शिक्षा ले रहे हैं, बस यही तो है एक दूरस्थ शिक्षा का रूप, है ना। यही है दोस्तों, बुक ले लिए, टेलीविजन से आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो क्या है ये सब दूरस्थ शिक्षा का एक रूप है। याद रखेंगे दोस्तों, यही सब होता है। जैसे कि एनसीईआरटी एक पैटर्न होता है दोस्तों, जिससे यूपी बोर्ड होता है द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गढ़ के माध्यम से दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है ना। औद्योगिकी किसे कहते हैं? औद्योगिकी किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। औद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है दोस्तों। यही चीज है औद्योगिकी, सॉरी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जैसे कि हाँ, आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन वह काम जो हो मानव के हित में हो। जैसे आप मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री लगाए हों, वो फैक्ट्री केवल अपने लिए थोड़े लगाते हैं आप समाज के लिए लगाए हैं ना। भले आप पैसा उससे कमा रहे हैं लेकिन समाज के लिए ही तो यूज में आ रहा है। जैसे आपने कोई मान लीजिए आप वैद्य हैं, डॉक्टर हैं तो आप कोई हॉस्पिटल खोल लें या फिर कहीं अपना बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं आप जिस फील्ड में, उस फील्ड में विशेषज्ञ होने के कारण आप उस फील्ड के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उस फील्ड को आप कह लीजिए कि एक तरह से अपने आसपास के लोग को या फिर बहुत सारे जो रोगी होते हैं उस आपके फील्ड से रिलेटेड उनको आप सेवा देने लगे, है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों? एक तरह से प्रौद्योगिकी यही हो गया, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़े बर्तन की दुकान है, मतलब शॉप बहुत बड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको ऑर्डर लिख रहे हैं, उस ऑर्डर को घर घर पे पहुंचा रहे हैं, है ना। इस तरह के सारे काम जो कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेवा हो गया। तो बैंकिंग सेवा क्या है दोस्तों? एक तरह से प्रौद्योगिकी तो है, समझ रहे हैं कि नहीं। भले वो गवर्नमेंट हो, कह लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इस तरह कह लीजिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो, ये सब नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ना। लेकिन काम करती है बहुत ही अच्छे ढंग से, है ना। गवर्नमेंट से बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं सब। तो ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी का सिद्धांत दोस्तों इन्हीं सब पे टिका हुआ है ना। मानव की सेवा के लिए ये सब लगे हुए हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन शहरों में हैं? तो बता देंगे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, जमशेदपुर उड़ीसा का हो गया, दुर्गापुर हो गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर जो ब्रिटेन के माध्यम से लगा था,
याद रखेंगे मित्रों, है ना। भिलाई दोस्तों जर्मनी के माध्यम से लगा था, है ना, याद रखेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब शहर जो है दोस्तों, ये सब जो आपके जो शहर हैं वहाँ इस्पात मतलब स्टील इस्पात जो इस्पात होता है उसके यहाँ पे कलेजे के कारखाने बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। जल शक्ति से नेक्स्ट देख लेते हैं 76 नंबर का। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है दोस्तों? यह स्टेशन रिहंद में है, याद रखेंगे रिहंद में है, ये बात आप याद रख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन, बस इसको रट जाइए क्योंकि फैक्ट वाले डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो बता देंगे अनपरा हो गया, पनकी हो गया, ओबरा हो गया, बहुत सारे जगह, जैसे कि हम बात करें आपके मुंबई में है बहुत सारे, दोस्तों बरौनी में है तेल शोधक कारखाना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के दोस्तों पावर स्टेशन है, याद रखेंगे। जैसे कि हम बोले ना कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉलेज की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तापीय ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा से बनता है दोस्तों, है ना। जो नॉन रिन्यूएबल होता है उससे बनता है, रिन्यूएबल का तो अभी चर्चा स्टार्ट हुआ है, वह लग जाएगा कम से कम 2030-2040, देखिए वहाँ तक भी पूरा हो पाता है कि नहीं, है ना। तो उस पर तो काम चल रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ तापीय एनर्जी होती है उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है ना, याद रखेंगे मित्रों। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? नरोरा। नरोरा पता है कहाँ पर है आपका? यूपी में है नरोरा, यूपी नरोरा यूपी में है ना। जैसे कि आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। ट्राम्बे ट्राम्बे कहाँ पर है दोस्तों? इसके बाद आपका राणा सागर हो गया, और दोस्तों आपका रावत भाटा है, यह राजस्थान में है ना। ये सब ऐसे सब सारे हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे, बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड है, तो आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। हरित क्रांति किसे कहते हैं पता है दोस्तों? हरित क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था भारत में कौन किया था? एस कौन किया था? अच्छा बता सकते हैं? अच्छा विश्व में कौन किया था? नॉर्मन बोरलॉग किए थे। और हमारे यहाँ कौन किया था भारत में? बता सकते हैं आप कौन किया था दोस्तों? उसका नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, हम बता देते हैं कब हुआ था दोस्तों। आपको पता है जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी दोस्तों 61 से 66 तक जब चल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्योंकि 3 साल का योजना अवकाश आ जाता है, उसी योजना अवकाश को दोस्तों, क्योंकि उस समय आपको पता है दोस्तों उसके पहले ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, सूखा पड़ा था, इस वजह से हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन, देखिए हम बता दिए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने दोस्तों 1966 में यह काम स्टार्ट किया था कि हरित क्रांति, मतलब हरित क्रांति लाए थे, एक तरह से क्रांति हरित फसल में, फ्रूट्स में, जैसे कि आपका फसल में मित्रों, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसकी पैदावार बढ़ाने की मतलब कि अनुशंसा हुई थी उसमें, है ना, बढ़ी भी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे इसको, बढ़ाने की बात हुई थी चावल में, लेकिन बढ़ा था किसमें? गेहूं में अधिकतम, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद 1906 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक दोस्तों 3 साल का योजना अवकाश आया था। उस समय दोस्तों हम लोग के जो पीएम थे, याद रखेंगे, गैर कांग्रेसी दोस्तों, क्या नाम था उनका? गैर कांग्रेसी दोस्तों, बता देंगे, सबसे बुजुर्ग पीएम थे दोस्तों भारत के। अच्छा इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों, क्योंकि वही कह लीजिए कि इसको पलट दिए थे, या फिर कह लीजिए कि उन्हीं के कारण दोस्तों जो कि 3 साल का योजना अवकाश आया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच विचार कर लाए थे दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लास्ट में बता देंगे आपको अगर आपको नहीं आएगा तो। दोस्तों देखिए कुक्कुट पालन, पहले बता दें कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? तो कुक्कुट पालन जो है दोस्तों मुर्गी पालन से संबंधित है ना, याद रखेंगे। इसके विषय में आप क्या जानते हैं? संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। कुक्कुट पालन जो होता है दोस्तों, जैसे देखते होंगे आप में गाँव वगैरह में देखते होंगे कि कुक्कुट पालन बहुत ज़्यादा होता है, लोग मुर्गी फार्म वगैरह के रूप में, फार्म वगैरह के लिए ढूंढ लेते हैं, उसमें जो कह लीजिए कि जो दाना होता है मुर्गी वाला, कभी काल के जब खराब हो जाता है तो बहुत सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं, और एक मुर्गी जब डेथ होती है तो सारे के सारे फॉर्म के बहुत सारी मुर्गियाँ डेथ हो जाती हैं, मर जाती हैं ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों हरित क्रांति के समय पीएम कौन था बताइए? 66 से 69 तक हमने बताया आपको ना, कौन था दोस्तों? बता देंगे, मोरारजी देसाई थे दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। क्यों आप पे बोझ दें भैया, आप लोग तो बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि किसी का कमेंट वगैरह थोड़े आता है। 81 का देख लेते हैं। मुर्गी की 2 प्रजाति का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती है। तो मुर्गी की जो 2 प्रजाति दोस्तों, ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न, याद रखेंगे। पता नहीं, हमको तो नहीं पता भैया, लेकिन यह है कि
यहाँ पे हमने सीख लिया, ये चीज़ हमको नहीं पता थी, हम सच सच बता रहे हैं, मुर्गी के प्रजाति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिए ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं 82, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए दोस्तों। रेशम उत्पादन रेशम कीट की सहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपसे पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे रेशम के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है मित्रों। जैसे कि आपको पिसीकल्चर बोला जाता है, मछलियों से संबंधित है ना, उसी तरह सेरीकल्चर होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है, तो बता देंगे भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, याद रखेंगे मित्रों। अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तब कितना आएगा, उसके लिए फार्मूला याद है आप लोग को, बिल्कुल याद होना चाहिए भैया, हमने बताया है बहुत बार, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273 K-273/5, यही तो होता है, यही ना होता है। C जो है सेंटीग्रेड में है या फ़ारेनहाइट में है, और K जो है केल्विन, यही तो होता है, जो केल्विन होता है यही तो होता है टेम्परेचर का मात्रक, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, कल उसे ही तो ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे कि मेटल से आसानी से हम ऊष्मा ले भी सकते हैं, उससे ऊष्मा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऐसे बॉडी जिससे ऊष्मा आसानी से ली जा सकती है और ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे बॉडी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। ये बात याद रखें। जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, दोस्तों जितने मेटल आते हैं, सोडियम, जितने मेटल आते हैं सब जोड़ दीजिए आप इसमें, सिल्वर, दोस्तों सब के सब मेटल, जितने भी मेटल होते हैं लगभग 92 मेटल होते हैं हमारे, याद रखेंगे दोस्तों। जो 92 नहीं दोस्तों 91 मेटल होते हैं, 91 मेटल होते हैं, 20 धातु होता है, सॉरी 91 धातु होते हैं और 20 अधातु होता है मित्रों। 20 अधातु मतलब गैसीय रूप होता है ना, याद रखेंगे। 20 गैसीय रूप होता है, और जो 7 होते हैं दोस्तों उपधातु होते हैं, जैसे कि बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकन हो गया दोस्तों, पोलोनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, एंटीमनी हो गया दोस्तों, बिस्मथ हो गया। ये सब क्या है, ये सातों के सातों दोस्तों उपधातु हैं, मेटलॉयड है ना, याद रखेंगे दोस्तों। क्योंकि जो सीढ़ी नुमा बना होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके नीचे वाले धातु होते हैं, उसके ऊपर वाले अधातु होते हैं, और जो सीढ़ी नुमा बना होता है वही उपधातु होता है मित्रों, है ना, याद रखेंगे इतनी बातें। वैसे तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पे आप लिमिटेड पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड चीज़ों को ही सीखें, है ना। ऊष्मा की कुचालक किसे कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक का मतलब, जैसे सुचालक है ऊष्मा का ट्रांसफर कर देता है, कुचालक का क्या मतलब, ये हवा क्या है, यह भी तो कुचालक ही है। जैसे आप जब स्वेटर पहनते हैं ठंडी के दिनों में, एक ही कपड़े थोड़े पहनते हैं आप, 2 कपड़े 3 कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि एक एयर गैप बन जाता है आपके कपड़ों के बीच में। जब एयर गैप बन जाता है तो वह एयर ना ही अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने देता है, ना ही बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देता है ना, यही तो होता है एयर गैप में, यही ना होता है भैया। स्वेटर वगैरह आपको क्यों रेशेदार होते हैं? क्योंकि रेशेदार इस वजह से होता है कि हवा अगर उसमें फंस जाए तो निकलने ना पाए, और अगर अंदर हवा चली जाए भी किसी तरह तो बाहर ना निकलने पाए, और बाहर की हवा को अंदर न जाने दे। तो इस तरह का एक कलेजे की दीवार बन जाता है दोस्तों, उसी को कहते हैं क्या, ऊष्मा का सुचालक, ऐसे पदार्थों को। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया दोस्तों, कागज हो गया, ऊन हो गया, अभी हमने बताया, पोर्सिलिनी तथा वायु हो गया दोस्तों, ये सब सारे क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं, है ना, याद रखेंगे। अच्छा संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जैसे देखिए अभी कोरोना आया था, संक्रामक रोग मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? मतलब ऐसा रोग जो कि छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए आसानी से, चेचक हो गया, टीबी हो गया, ये सब बोलते हैं। जैसे महासंक्रामक, जो हमारा कोरोना था महासंक्रामक था दोस्तों, पेंडेमिक था, पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में फैल जाना, है ना। एपिडेमिक मतलब किसी विशेष क्षेत्र में रहना, जैसे कि अभी हाल में सुने होंगे केरल में आप कि जो आपका चमगादड़ है उससे एक डिजीज फैल रहा था, तो बस वो केरल वाले इलाके में ही था, क्योंकि ताड़ के पेड़ पे पाया जाता था। केरल में ताड़ के पेड़ बहुत जाते हैं, ताड़ का तेल दोस्तों, जो आपका कल नारियल का तेल होता है, वहाँ पे केरल में बहुत सारे चीज़ वहाँ पे, मतलब कि नारियल के तेल से सारे कुछ काम होते हैं वहाँ पे, सब्जी बनना, पूड़ी बनाना, कल सर पे लगाना, मतलब हर चीज़ नारियल के तेल में होता है वहाँ पे, है ना। तो इस तरह नारियल के जो ताड़ का पेड़ दोस्तों, उस पर चमगादड़ पाए जाते हैं, चमगादड़ से एक रोग फैला था, वह एपिडेमिक था, मतलब केवल विशेष क्षेत्र में फैला था, और पेंडेमिक का मतलब पूरे देश में फैल जाना, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। असंक्रामक क्या है दोस्तों? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्त अल्पता, डायबिटीज, पीलिया, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब असंक्रामक है। जो जैसे आप घर में होते हैं
तो आपको मान लीजिए कि पीलिया हुआ है, मतलब जॉइंडिस हुआ है, तो आप जॉइंडिस अगर आपको हुआ है तो क्या आपके घर में पूरे लोगों को हो जाता है? नहीं ना। लेकिन आपको कभी सुनिएगा, आपको अगर स्वाइन फ्लू हो गया है घर में, जैसे मुझे हुआ है, तो हमारी वजह से सारे घर वाले परेशान हैं, पता है कि नहीं आपको? सारे घर वाले, भैया हो गए, मतलब कि छोटा भाई हो गया, पापा हो गए, मम्मी, सभी लोग परेशान हैं, है ना? क्यों? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि उनसे हम हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, हमेशा छींक आ जाती है मुझे। जब छींक आएगी तो वो जो है कि छींक का बलगम वगैरह होते हैं दोस्तों ना, दूसरे के आसपास जब जाते हैं ना, तो क्या होता है, उससे कुछ वायरस, कुछ कह लीजिए कि आपके जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वह दूसरों के पास भी चले जाते हैं, इस वजह से उनको भी हो जाता है, संक्रमित कर देता है। लेकिन इसमें जो ज्वाइंडिस हो गया, रक्त अल्पत्ता मतलब एनीमिया हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सब में ऐसा कुछ नहीं होता। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, इसमें कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सब क्या है? असंक्रामक डिजीज है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं दोस्तों? प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, बस वही तो होता है प्रकाश स्रोत, जिसे हम दीप्त वस्तु बोलते हैं। एक प्रदीप्त होता है दोस्तों, एक प्रदीप्त को ही दीप्त बोलते हैं, एक अदीप्त होता है ना, याद रखेंगे दोस्तों। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है भैया? सूरज है, हमारे सन साहब जी, मतलब कि सन जो कि सबसे छोटा स्टार है भैया, है ना, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे चमकीला स्टार कौन सा है? बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? बताइए, अगर कोई बता सकता है तो बताइए। और सबसे नज़दीक सूरज के बाद, सन के बाद सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है? ये बता सकता है कोई? कोई बता सकता है तो बता देगा भैया, है ना। चलिए हम देखते हैं कौन बताता है कमेंट बॉक्स में। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो अपना खुद का लाइट रखती हों, खुद का प्रकाश रखती हों, खुद का एनर्जी रखती हों, बस, जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ क्या है, जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या है? प्रदीप्त हैं, अदीप्त नहीं है। ना ही दीप्त, अदीप्त का मतलब दीप्त होता है, प्रदीप्त का मतलब कि जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है ना दोस्तों। तो जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, तारे हो गए, है ना, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? ये सब भैया दीप्त है, ये इनके पास खुद की रोशनी होती है। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं दोस्तों, अदीप्त अलग है और दीप्त अलग है। दीप्त को ही प्रदीप्त बोलते हैं, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिएगा, है ना। प्रदीप्त को दीप्त कहते हैं, अदीप्त अलग होता है। अदीप्त का मतलब क्या? जो वस्तुएं खुद का रोशनी नहीं रखते हो, खुद का प्रकाश नहीं रखते हो, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक, बुक आपका हो गया, टेबल हो गया दोस्तों, है ना, ये सब सारी चीजें, घर के सारे बर्तन हो गए, किचन के, ये सब। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण भैया पेट्रोमैक्स हो गया, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, आप जो ट्यूबलाइट वगैरह जलाते हैं यह हो गया, आप जो टेबल लैंप जलाते हैं पढ़ने के लिए, फोकस के लिए, वह हो गया। ये सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे कि जो देखते होंगे आपकी जो सोडियम वाला दोस्तों लगा होता है, हैलोजन वाला बल्ब लगा होता है फुटपाथ वगैरह पे, तो वो वाला भी क्या हो गया? कृत्रिम तो है, कृत्रिम ही तो है, जिससे क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर जो होते हैं भैया, इंटरनेशनल जो गेम होता है आपका, वहाँ पे लगाया जाता है हैलोजन, जैसे लगता है कि पूरा सुबह है ना, तो इस तरह लगता है। तो क्या है? एक तरह से कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है दोस्तों? जो तो NCERT का देन है, ये चीज याद रखेंगे आप, है ना। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता की कड़ी कौन है भैया? विषाणु है कि जीवाणु है कि कवक है कि मतलब कि आपका प्रोटोजोआ है? बताइए कौन है भैया? वही विषाणु जो वायरस है, इस समय ससुरा परेशान किया हुआ है बहुत सारे लोगों को, हमको भी वही परेशान किया है। बता देंगे विषाणु। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणुओं द्वारा रोग होने वाले भैया हम आपको कितनी बार ट्रिक बता चुके हैं। ए चाचा, इनको डांटो मत, खरे गाल पे चापो। क्या करो? खरे गाल पे छापो। ए चाचा, ए से बता देंगे भैया, ए से क्या होगा? एड्स। ए चाचा से चेचक, ए चाचा। इन्हें डांटो मत मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्हें डांटो मतलब डिप्थीरिया, डांटो मत। खरे, खरे मतलब खसरा दोस्तों, खसरा याद रखेंगे। खरे गाल पे, गाल का मतलब गलसुआ रोग दोस्तों। खरे गाल पे छापो, पो से पोलिया भी और पीलिया भी भैया, याद रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई? बहुत सारे सीख गए आप। नेक्स्ट दोस्तों, जीवाणु का नाम उस जीवाणु का नाम बताएं जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी के कारण गंगा जल पवित्र होता है दोस्तों। जीवाणु भोजी उसका नाम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह भी हमको नहीं पता था, याद रखिएगा, यह भी हम सीख गए। जीवाणु भोजी, उसका नाम क्या है? जीवाणु भोजी दोस्तों, है ना। एड्स का पूरा नाम भैया किसको नहीं पता है? एड्स की जो वायरस है दोस्तों, क्या है तो बता देंगे। एड्स का वायरस क्या भैया? एड्स का वायरस कौन बता देगा? कौन बता देगा एड्स का वायरस? वायरस का नाम बता देगा कोई? अगर बता सकता है तो बता दे। हैं? नहीं, नहीं बता सकता कोई, हमें को बताना पड़ेगा। हम कहें अगर ना बताएं तो बताइए, अगर हम बोल दें हम ना बताएं तो क्या?
आप बताएंगे? अगर पेपर में आ गया और हम ना भी बताएं तब बताइए क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वहाँ पे? जब लिखेंगे तो खुद से पढ़ के लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ढूंढ कर बताएंगे। एड्स की विषाणु का क्या नाम है? दोस्तों विषाणु का मतलब इस वजह से हम बोल रहे हैं, विषाणु का मतलब क्या, वायरस ही तो होता है ना। तो याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों इसका वाहक जो होती है महिलाएं होती हैं, लेकिन इस एक मिनट, इसका वाहक दोस्तों मतलब फैलाने का काम, मतलब कैरी करने का काम, एक लोग से दूसरे लोग में पहुंचाने का काम औरतें करती हैं, फीमेल करती हैं। लेकिन इस किसके कारण, किसके संक्रमण के कारण होता है? आदमियों के संक्रमण के कारण होता है। ये बातें याद रखेंगे। कैरी करने का काम कौन करती है? महिलाएं करती हैं। ये बात आपसे पूछ सकता है। एड्स वायरस का नाम ह्यूमिनो, वही तो चीज़ है, ऊपर ही पूछ रहा है ना, देखिए बता भी दिया, HIV। चलिए कोई बात नहीं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बता देगा कोई? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो याद रखेंगे। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा वायरस दोस्तों मुंह पका वायरस होता है, खुरपका वायरस होता है, जो कि आपको पता है कि ज़्यादातर देखते हैं कि गाय वगैरह में हो जाती है ना, मुंह पका, खुरपका, यह। और सबसे बड़ा वायरस की बात करें तो चेचक का वायरस होता है ना, चेचक का वायरस होता है दोस्तों, याद रखेंगे। मत्स्य पालन से क्या समझते हैं? मत्स्य पालन का अभिप्राय दोस्तों एक तरह से समझ लीजिए प्रौद्योगिकियों को एक तरह से भैया आगे बढ़ाना, है ना। मोदी जी का नारा था ना कि भैया खुद का व्यापार करिए, खुद रोजगार बढ़ाइए, है ना। रोजगार ही अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उससे रिलेशन बनाइए अपना, उससे जो कांटेक्ट है आपका उससे बढ़ाइए, है ना। बाहर के जो चीज़ हैं आपके लिए क्या है दोस्तों, मोदी जी ने बोला था आपके लिए क्या है, जो आसपास की चीज़ें हैं आपकी, वही आपके लिए क्या है, ब्रांडेड है। अगर आप उसी को ब्रांडेड मानने लगेंगे तो ब्रांडेड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जी, देखिए जो जिसको जो चीज़ जो जिसको मतलब बहुत सारे लोग पसंद करते हैं वही चीज़ ब्रांडेड बन जाता है। ब्रांडेड कुछ होता थोड़े, ब्रांडेड हम ही लोग बनाते हैं उसको ज़्यादातर खरीद कर। तो बस मत्स्य पालन दोस्तों एक इसी श्रेणी में आ जाता है, जैसे कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों को उन्नति की राह दिखाना, है ना। मत्स्य बीज में संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है इस समय, याद रखेंगे मित्रों। आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों।